हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर कामना लोनी। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज डाक पत्थर में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। हमारा आज का लेक्चर है मध्यकालीन चित्रकला एक विश्लेषण। चित्रकला विभिन्न भावनाओं की एक अभिव्यक्ति होती है। यदि मध्यकाल में हम देखें तो मध्यकाल दो भागों में विभक्त है। एक तो मध्यकालीन भारत की मैं बात करती हूँ, एक तो सल्तनत काल और दूसरा मुगल काल। इस्लामी नियमों के अनुसार किसी जीवित मनुष्य, पशु, पक्षी का चित्रण करना गैर इस्लामी है। ये इस्लाम में कहा गया है और इसका विशेष प्रभाव सल्तनत काल के जो सुल्तान थे उन पर पड़ा। जब हम शुरुआती समय में देखते हैं सल्तनत काल के काल जो था, उस समय इस्लाम का प्रचार प्रसार ही हो रहा था और जब वे भारत में आए तो एक मकसद था कि इस्लाम का प्रचार प्रसार किया जाए। और शुरुआती समय में ये बहुत ज़्यादा था और धीरे धीरे ये कम होता गया। और मुग़ल काल में हम देखते हैं कि ऐसी ना कोई ज़रूरत थी, पूरी तरीके से बादशाह यहाँ पर स्थापित हो चुके थे, उनकी सत्ता स्थापित हो चुकी थी, तो इस्लाम के प्रचार प्रसार की कोई ऐसी आवश्यकता न थी। ना बादशाहों के अंदर ऐसी कोई ऐसी उन्हें कोई अनुभूति हुई, ऐसा कोई उनकी इच्छा थी कि इस्लाम का प्रचार प्रसार किया जाए। तो ये इन्फ्लुएंस जो मैं बता रही हूँ कि किसी जीवित मनुष्य, पशु अथवा पक्षी को चित्रित करना गैर इस्लामी है, इस इस्लामी नियम का इन्फ्लुएंस जो पड़ा वो शुरुआती शासकों में, यानी कि सल्तनत कालीन कट्टर सुल्तानों में इसका इन्फ्लुएंस पड़ा। और उनका मानना था कि क़यामत के दिन सबसे अधिक यातनाएं चित्रकारों को ही भुगतनी पड़ेंगी। वो मानते थे इस बात को कि यदि चित्रकार कोई है तो क़यामत के समय में सबसे अधिक यातनाएं चित्रकारों को ही भुगतनी पड़ेंगी। तो इस तरीके की आइडियोलॉजी, इस तरीके की मान्यता के साथ सल्तनत काल में हमें चित्रकारी लगभग एब्सेंट दिखती है। हमें चित्रकला देखने को ही नहीं मिलती है। फिरोज़ तुगलक के काल में राजमहल में चित्रकला में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। मोहम्मद तुगलक के समय में हमें एक चित्रकारी देखने को मिलती है, एक संगीत गोष्ठी का चित्र देखने को मिलता है और इस पर ईरानी कला का प्रभाव है। ईरानी कला की विशेषताएं मैं आगे आपको बताऊंगी। ईरानी कला का इस पर प्रभाव देखने को मिलता है और ये चित्र जो था वो शाहपुर नामक चित्रकार ने बनाया था। तो मोहम्मद तुगलक के समय में ही हमें इकलौता एक चित्र देखने को मिलता है जिसमें एक संगीत गोष्ठी को दिखाया गया है और शाहपुर इसका निर्माता था और इसमें जो रिफ्लेक्शन आता है वो ईरानी चित्रकला का आता है। इसके अतिरिक्त सल्तनत काल में थोड़ी बहुत हमें जो चित्रकारी देखने को मिलती है वो तत्कालीन बर्तनों में, उस समय के झंडों में और दीवारों में कुछ कुछ चित्रकला जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन इसके अलावा भित्ति चित्र या कोई बड़े म्यूरल पेंटिंग्स या पिक्टोरल पेंटिंग कहीं भी हमें सल्तनत काल में नहीं देखने को मिलती है। तो मध्यकाल में भी हम देखते हैं तो सल्तनत काल में चित्रकला का लगभग अभाव है, मोहम्मद तुगलक के काल के मिले एकमात्र चित्र के अलावा। अब हम आते हैं मुगल कालीन चित्रकला। वास्तव में चित्रकला का विकास जो हुआ है वो मुगल काल में ही हुआ है। मुगल काल में सबसे पहले हम बाबर में आते हैं और बाबर की जो आत्मकथा है, बाबरनामा, उससे सबसे पहले परिलक्षित होता है कि पेड़ पौधे, फूल पत्ती, जलवायु, इन नेचर को यानी कि प्रकृति को वो बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। प्रकृति, पेड़ पौधे, चित्रकला से प्रेम करने वाला जो बाबर था, वो जब भारत आया तो मध्य एशिया से अपने साथ वो एक विशिष्ट चित्रकला को लेकर के आया जिसको कहते हैं बेहज़ाद चित्रकला। ये बेहज़ाद चित्रकला जो थी वो तैमूरी चित्रकला भी कहलाती है। ये तैमूरी चित्रकला के पहुँचे हुए कलाकार इस बेहज़ाद चित्रकला उसको बनाने वाले थे या उसको संरक्षण देने वाले थे। तो बेहज़ाद एक पर्टिकुलर टाइप की चित्रकला थी जिसको बाबर भारत में लेकर के आया था। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थीं उसमें एक तो चाइना की जो चित्रकला थी, चीनी जो चित्रकला थी वो इसमें रिफ्लेक्ट होती है। व्यक्तिवादी होना यानी कि प्रत्येक जो चित्रकार है उसके अपनी भावनाएं इसमें उभर करके आती हैं।
सादगी और सरलता वो इसमें देखने को मिलती है। फिर सूफी रहस्यवाद भी इसमें देखने को मिलता है, सूफी रहस्यवाद, और कहीं कहीं पर प्रणय भावनाएं। तो बेहज़ाद की जो चित्रकला थी, तैमूरी चित्रकला जो थी, उसमें ईरानी चित्रकला, चीनी चित्रकला का प्रभाव है, मध्य एशिया की चित्रकला है, चीनी चित्रकला का प्रभाव है, व्यक्तिवादी है, सूफी रिफ्लेक्शन इसमें आता है, कुछ प्रणय भावनाएं भी हैं, लेकिन सादगी इसमें है। इसके बाद फिर बाबर तो 4 साल तक रहा। उसके बाद हुमायूं में हम आते हैं। हुमायूं जब फारस से भारत की तरफ आया अपने निर्वासन के पश्चात, तो अपने साथ वो बेहज़ाद चित्रकला के 2 कलाकारों को भारत में लेकर के आया था, मीर सैयद अली और अब्दुस समद। बहुत फेमस चित्रकार थे मीर सैयद अली और अब्दुस समद, और इन्होंने दास्ताने अमीर हमज़ा नामक एक पेंटिंग बनाई थी, एक चित्रकला बनाई थी, दास्ताने अमीर हमज़ा। और हुमायूं के काल में अन्य भी कई चित्रकलाएं इन्होंने बनाई थी। तो ख्वाजा अब्दुस समद और मीर सैयद अली ये बेहज़ाद शैली के पहुँचे हुए चित्रकार थे, और हुमायूं उनको लेकर के भारत में आया था। तीसरा जो शासक था अकबर। अकबर के समय में वास्तव में चित्रकला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। अकबर की मान्यताएं, अकबर की विचारधाराएं, अपने एक लेक्चर में मैंने अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट के रूप में भी बताया था, जिसमें वास्तव में अकबर की विचारधारा अन्य मुग़ल शासकों से बिल्कुल ही अलग थी, और चित्रकला के क्षेत्र में भी इस्लामी नियमों से काफ़ी दूर वो बोलता था। चित्रकला किसी भी व्यक्ति को पथभ्रष्ट करने के बजाय ईश्वर प्रेमी बनाती है। कोई व्यक्ति यदि चित्रों का निर्माण कर रहा है तो वो ईश्वर के ज़्यादा समीप जाता है, ईश्वर के नज़दीक जाता है। तो अकबर के काल में ईरानी और राजपूत शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। अकबर के काल के जो प्रमुख पेंटर्स थे मीर सैयद अली, अब्दुस समद, इसके अतिरिक्त गोवर्धन एक पेंटर था जिसने कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां तीनों के काल में चित्रकारी करी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां तीनों के काल में गोवर्धन ने चित्रकारी बनाई। इसके अतिरिक्त मीर सैयद अली और अब्दुस समद, ये 2 भी अकबर के काल के पेंटर थे। और मनोहर, अकबर के काल में ईरानी और भारतीय शैली को मिश्रित कर दिया गया है। मिश्रित शैली, भारतीय शैली में कश्मीरी और राजपूती शैली दोनों थी, राजपूताना शैली और कश्मीरी शैली ये दोनों आती थी, और साथ में ईरानी शैली का मिश्रण किया गया। अब इनकी क्या क्या विशेषताएं थी? एक तो दरबारी जीवन को दिखाया गया, कभी कभी रत्नों को भी दर्शाया गया है, उसके जो दरबार के रत्न थे उनको भी दर्शाया गया है। सुनहरे रंगों का प्रयोग किया गया है, जिनको सुलेखाकार करते थे, कॉलीग्राफिस्ट सुनहरे रंगों को लेखन में किया करते थे, लिखा करते थे, सुलेखाकार या कॉलीग्राफिस्ट इस काम को किया करते थे। छाया और प्रकाश के संतुलन को दिखाया गया है, यानी कि एक ही पेंटिंग में किसी जगह पे छाया, किसी जगह पे प्रकाश, इसको दिखाया। धरातल को मनोहर ढंग से दिखाया गया है। प्राकृतिक चित्रण में दूरी के चित्रों का विशेष ध्यान दिया गया। यदि कोई नेचुरल सीनरी बनाई गई है तो दूर के जो चित्रण हैं उनका विशेष ध्यान इसमें नेचुरल सीनरी में रखा गया है। पुस्तकों को चित्रित करने की परंपरा भी अकबर के काल में देखने को मिलती है, जिसको इलस्ट्रेशन कहा जाता था। पुस्तक यानी कि एक तरफ आपने पुस्तक का विवरण दिया, पुस्तक के में जो लिखित सामग्री है वो है, और दूसरी तरफ उसकी पेंटिंग थी, इसको इलस्ट्रेशन कहते थे, जो कि हमें अकबरनामा में और आईने अकबरी दोनों में पूरी तरीके से देखने को मिलती है। तो इलस्ट्रेशन भी इस समय में शुरू किया गया था। नीला रंग, गहरा समुद्री रंग और सुनहरे रंगों का प्रयोग किया गया। नीले रंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग है, समुद्री रंग, गहरा समुद्री रंग और सुनहरे रंगों का प्रयोग है। अकबर के समय में रंगों को मिलाने की कला नहीं आती थी। रंगों को मिलाने की कला से अकबर के काल में अनभिज्ञ थे या वो कला नहीं आती थी। लेकिन जैसा कि अकबर के काल के सभी क्षेत्रों में हम देखते हैं, स्थापत्य के क्षेत्र में या चित्रकला के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में समन्वय की जो नीति थी, मिश्रित नीति, मिश्रित कला, तो उसमें पेंटिंग के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में भी देखते हैं
कि ईरानी शैली, जो कि उस समय की सबसे ज़्यादा प्रचलित शैली थी, उसका मिश्रण भारतीय राजपूत शैली के साथ। राजपूत शैली की अन्य विशेषताएं मैं बाद में आपको बताऊंगी, या ईरानी शैली की भी अलग विशेषताएं और राजपूतों की अलग विशेषताएं मैं बाद में डिस्कस करूंगी। तो इन दोनों शैलियों को मिश्रित करके एक नई मिश्रित शैली जो है वो अकबर समय में चित्रकला में देखने को मिलती है। इसके बाद जब हम जहांगीर के काल की बात करते हैं तो जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण युग था। यदि स्थापत्य कला की बात करते हैं तो शाहजहां का काल स्वर्ण युग माना जाता है, और चित्रकला की बात करते हैं तो जहांगीर का काल स्वर्ण युग माना जाता है। सबसे बड़ी बात थी कि जहांगीर चित्रकला का इतना शौकीन था कि वो स्वयं भी यदि कोई पेंटिंग देख लेता था और उस पेंटिंग को कई चित्रकारों ने मिल कर के बनाया होता तो वो ये बता देता था कि उस पेंटिंग का कौन सा पोर्शन किस चित्रकार ने बनाया है। वो इतना ज़्यादा चित्रकारी से भिज्ञ था या जानता था, चित्रकारी के गूढ़ रहस्यों को जानता था, और वो बता सकता था एक पर्टिकुलर पेंटिंग में कौन सा पोर्शन किस चित्रकार ने बनाया है। उसके समय के मेन पेंटर्स थे बासवान, उस्ताद मंसूर, मनोहर और गोवर्धन। बासवान, उस्ताद मंसूर, गोवर्धन और मनोहर। जहांगीर की चित्रकला में पशु, पक्षी और फूल पत्तियों का चित्रण बहुत ज़्यादा हमें मिला है। व्यक्तियों के समूह और स्त्री संबंधी चित्रों का थोड़ा चित्रण है। व्यक्तियों के समूह यानी कि बहुत ढेर सारे व्यक्ति एक साथ, और स्त्री समूह जो है उन्हें कम दिखाया गया है। साधु और फकीरों के असंख्य चित्र मिले हैं। जहांगीर के काल में साधु और फकीरों के बहुत चित्र मिले हैं। बारीकी और असलियत में अकबर से काफ़ी आगे हैं। दरबारी जो दृश्य दिखाए गए हैं जहांगीर के काल में, उसमें बहुत अदब कायदों को दिखाया गया है। उनकी सजीवता देखने को मिलती है, जैसे कि कहाँ पर सम्राट बैठा है और कहाँ पर उसके अन्य अमीर जो बैठे हैं, कितना डिस्टेंस है। तो ये अदब कायदे जो हैं वो साफ साफ पेंटिंग में दिखते हैं। इसके अतिरिक्त यूरोपीय प्रभाव इस समय तक आने लगा था, और फोर शॉर्टनिंग का एक सिद्धांत है जो मैं समझा भी देती हूँ। फोर शॉर्टनिंग का मतलब था कि किसी भी चित्र में, एक ही चित्र में आपको बहुत दूर का दृश्य और बहुत नज़दीक का दृश्य एक साथ दिखेगा। आपका बहुत आगे का दृश्य आपको साफ साफ दिखा, बहुत दूर का दृश्य भी उसी पेंटिंग में दिखाई देगा, बहुत छोटा। तो फोर शॉर्टनिंग का सिद्धांत यूरोपीय प्रभाव के द्वारा जहांगीर के काल की पेंटिंग्स में देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के जहांगीर के काल की जो चित्रकला का जो युग था वो अपना गोल्डन एज था, क्योंकि जहांगीर को स्वयं चित्रकला से बहुत ज़्यादा प्रेम था, और इसलिए बहुत ही सजीवता, बहुत ही गंभीरता और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बारीकी से दर्शाया गया है। बाहर से भी जो चीज़ें अडॉप्ट करनी थी वो चित्रकारी में अडॉप्ट की गई हैं, और बहुत बारीकी चित्रकारी में जहांगीर के समय में देखने को मिली है, जिनमें सबसे ज़्यादा मैंने बताया कि साधु और फ़कीरों के बहुत ज़्यादा चित्र देखने को मिले हैं, और दरबारों के जो अदब कायदे थे उनका बहुत ख्याल रखा गया है, बहुत ध्यान रखा गया है कि इन अदब कायदों को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए। उसके बाद हम आते हैं शाहजहां। जैसा मैंने भी बताया कि जहांगीर का काल अपनी चित्रकला की वजह से स्वर्णयुग कहा जाता है, और उसी तरीके से शाहजहां का काल स्थापत्य के रूप में स्वर्णयुग माना जाता है। इसलिए चित्रकला के प्रति उसका कम अनुराग था, और दरबार में चित्रकारों की संख्या काफ़ी घट गई थी। गोवर्धन का जिक्र आता है जो कि अकबर के समय से दरबारी चित्रकार था, तो वो भी शाहजहां के समय में था, और भी कुछ चित्रकारों के रेफरेंस मिलते हैं इस काल में, लेकिन फिर भी दरबार में रहने वाले चित्रकारों की संख्या काफ़ी घट गई थी। राजसभा के आंतरिक जीवन की झांकी को दिखाया गया है, क्योंकि
शाहजहाँ का काल धन संपदा का काल था, वैभव का काल था, तो चित्रकारी में भी ये साफ साफ परिलक्षित होता है। शाही वैभव, धन संपन्न सामंतों के रहन सहन के चित्रण अधिक मिलते हैं। चित्रों में सजीवता और मौलिकता का अभाव है। चित्रों में ओरिजिनलिटी, मौलिकता या बहुत बारीकी जो है वो कम देखी जाती है, बल्कि रंगों की तड़क भड़क, हस्त मुद्राओं का आरक्षण, हस्त मुद्राओं को दिखाया गया है, अंगों को उभारा गया है, और जो भी चीज़ें शो की जा सकती हैं उसको ज़्यादा दिखाया गया है। एनीथिंग दैट इज़ टू बी शोन ऑफ, वो ज़्यादा दिखाई गई है। रंगों का तड़क भड़क, हस्त मुद्राएं दिखाई गई हैं, अंगों का वास्तविक उभार, और बहुत कीमती रंगों का यूज़ किया गया है, बहुमूल्य रंगों का यूज़ किया गया है। कहीं कहीं पर इतने ज़्यादा कीमती रंगों का को यूज़ करा गया है कि ऐसा लगता है कि मणियाँ चिपकाई गई होंगी, मणियों का सा भ्रम होता है। तो शाहजहाँ कालीन जो संपन्नता है, क्योंकि शाहजहाँ का काल संपूर्ण मुगल काल का स्वर्ण युग कहलाता है अपनी धन संपन्नता की वजह से। तो वो जो संपन्नता है, जो प्रॉस्पेरिटी है, वो चित्रकला में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा धन संपन्नता है कि उसे कहीं यूज़ कर दिया जाए। रंगों को भी, महंगे रंगों को लाया गया है, उनको वहाँ पर दिखाया गया है। चित्रकारी बनाने वाले जो चित्रकार हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि कितनी संपन्नता है, कितना ज़्यादा वो शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चित्रों में एक जो सजीवता आती है, जो एक गंभीरता आती है, जो एक ओरिजिनलिटी आती है, मौलिकता आती है, वो बिल्कुल एब्सेंट है। इफ़ वी कंपेयर द पेंटिंग्स विद जहांगीर, तो जो गंभीरता या जो सजीवता हमें जहांगीर के काल में दिखती है वो शाहजहाँ के काल में बिल्कुल एब्सेंट है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि शाहजहाँ स्वयं भी चित्रकारी के प्रति इंटरेस्ट नहीं रखता है। उसका जो झुकाव है या रुझान है वो स्थापत्य की तरफ था, और शाहजहाँ अपने साम्राज्य के विस्तार के पश्चात जब भी वो थोड़ा सा शांति काल में रहा, तो उसने अपना पूरा समय जो था वो बिल्डिंग्स को बनाने में, चाहे वो ताजमहल हो, लाल किला हो, या अन्य जितने भी उसने स्थापत्यों का निर्माण किया, उसमें उसने अपना समय लगाया, अपना इंटरेस्ट लगाया, अपना जो रुझान था वो वहाँ उसने लगाया। तो चित्रकारी की तरफ ज़्यादा समय ना दे पाने के कारण उसके समय के चित्रकारों ने, दरबारियों के द्वारा जो चित्रकार करवाई गई, तो उसमें इस तरह का दरबार का रिफ्लेक्शन जो है हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम आते हैं औरंगज़ेब। कट्टर मुस्लिम होने के वजह से वो चित्रकारी से घृणा करता था। औरंगज़ेब ने जैसे कि अपने साहित्य इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो वैसे उसने चित्रकारी पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगज़ेब के समय में अकबर के मकबरे में बने हुए जो चित्र थे उन पे पुताई करवा दी गई थी। बीजापुर और गोलकुंडा में जो बने हुए मकबरे थे उन पर भी जो चित्र बने थे उन पर भी सफ़ेदी करवा दी गई थी। लेकिन कुछ जगहों पे छिप करके, जैसे कि इतिहास लेखन होता रहा छिप करके, वैसे ही चित्रकारी भी होती रही। और ये छुप कर के जो चित्रकारी होती रही उसमें उसके समय के युद्धों को दर्शाया गया है, उसके दुर्गों को दर्शाया गया है। और जब राजसी संरक्षण नहीं मिला चित्रकारों को, तो वो छोड़ करके मुग़ल दरबारों को छोड़ करके वो बिहार, बंगाल, राजपूताना और दक्षिण भारत में चले गए। तो पॉजिटिवली ये जो चित्रकार मुग़ल दरबार से बिहार, बंगाल, राजपूताना, दक्षिण भारत गए, तो वहाँ जाकर के इन्होंने लोकल पेंटिंग, रीजनल चित्रकला को जो है वो बढ़ावा दिया या उसका विकास किया, उसको बढ़ाया, आगे बढ़ाया। तो औरंगज़ेब के काल में तो बिल्कुल ही चित्रकारी का जो है वो पतन हो गया था, लगभग समाप्त हो गई थी। तो चित्रकारी जो बाबर के समय में एक पूरे
इंटरेस्ट के साथ शुरू हुई थी। हुमायूं ने उसे आगे बढ़ाया। अकबर के समय में वो हिंदू मुस्लिमों को एक करने के लिए या हिंदू मुस्लिमों के समन्वय के लिए एक मिश्रित शैली के रूप में हमें देखने को मिलता है। जहांगीर के समय में वो अपने गोल्डन एज में पहुंचता है। शाहजहां के काल में वो भव्यता को दिखाते हुए और औरंगज़ेब के काल में वो लगभग पतन की तरफ चला जाता है। अब चूँकि मैंने ईरानी चित्रकला और राजपूत चित्रकला का बार बार जिक्र किया है, तो इसकी विशेषताओं को बताना आवश्यक है आप लोगों को। तो ईरानी चित्रकला की पहले मैं विशेषताएं बताऊंगी। ईरानी चित्रकला की पहली विशेषता थी चमकदार रंगों का प्रयोग, जिनमें सोने की मिलावट होती थी। जो रंग ईरानी चित्रकला का मतलब ईरान से आया हुआ, फारस से आई हुई जो चित्रकला थी, तो इसमें जो पेंटिंग्स बनती थी, इसमें रंग जो होते थे उनमें सोने का भी प्रयोग किया जाता था, तो गोल्डन रिफ्लेक्शन इसमें आता था। चमकदार रंगों का यूज़ किया जाता था, उसमें मिलावट के लिए सोने का प्रयोग किया जाता था। इसके जो विषय होते थे, मद्यपान करती कराती महिलाएं, मद्यपान करती और कराती महिलाएं, और साथ में युद्धों के दृश्य, या तो युद्धों को दर्शाया गया है या मद्यपान स्वयं करती हुई, और मद्यपान जो अमीर हैं, जो दरबारी हैं, उनको मद्यपान कराती हुई महिला। उसमें मद्यपान के जो बर्तन हैं वो साफ दिखते हैं, और वो जो स्त्रियां हैं मद्यपान कराती हुई महिलाएं, वो भी इन पेंटिंग्स में साफ दिखती हैं। ये पेंटिंग्स औपचारिक दिखती हैं, दोहरापन, आडंबर इन पेंटिंग्स में साफ साफ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि कुछ दिखाने के लिए ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं। आडंबरपूर्ण ये पेंटिंग है। दोहरा, डबल स्टैंडर्ड इनमें दिखता है, दोहरापन इन पेंटिंग्स में दिखता है। और 16वीं शताब्दी के तक तो भारत में इसका प्रभाव छाया रहा। जैसे मैंने शुरुआती समय में बताया था कि ईरानी प्रभाव भारत की पेंटिंग में, लेकिन 17वीं शताब्दी तक भारत में इसका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो गया। और फिर या तो राजपूती शैली जो भारत की अपनी शैली थी, या फिर जो यूरोपियंस भारत में आए थे वो अपनी शैली को लेकर के आए और उसका मिक्सचर भारतीय शैली के साथ हुआ। तो 16वीं शताब्दी तक ईरान की जो शैली थी, ईरान की जो अपनी ओरिजिनल शैली थी, वो भारत में रही, और 17वीं शताब्दी के बाद ये धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो ईरानी जो शैली थी वो भी बिल्कुल शाहजहां के काल की तरह समथिंग कुछ दिखाने की कोशिश करते हुए, चमकदार रंगों के द्वारा घटनाओं को ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश, और मद्यपान को दिखाना, और उस तरीके के जो उनके बर्तन होते थे उनको दिखाना, एक आडंबर तरीका रिफ्लेक्शन जो है वो ईरानी शैली में आता है। लेकिन 16वीं सदी तक ही ये रहा। जब भारत में अपनी सभ्यता संस्कृति मुगलों ने इस्टेब्लिश कर ली, तो उसके बाद इसका प्रभाव धीरे धीरे कम हुआ और फिर राजपूत शैली को अपनाया जाने लगा। इसके बाद राजपूत शैली, मुस्लिमों के भारत में आने से पहले ही यहाँ पर राजपूत शैली अपनी जड़ें जमा चुकी थी, क्योंकि राजपूत काल हर्ष के बाद से स्टार्ट हो जाता है, और राजपूतों के समय में व्यापक रूप से चित्रकारी हुआ करती थी। तो मुस्लिमों के भारत में आने से पहले ही राजपूत शैली यहाँ थी, और इसके जो प्रमुख स्थल थे वो थे जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और नाथद्वारा। आज भी किशनगढ़ की पेंटिंग जो है वो बहुत फेमस है। इनके जो विषय होते थे वो बिल्कुल ईरानी जो शैली है उनसे बिल्कुल अलग हैं, जैसे नाई का भेद, कृष्ण लीलाएं, ऋतुएं, यात्रा रस आदि, और पौराणिक कथाएं। इसमें नारी के सौंदर्य को दिखाया गया है, भारतीय मंदिरों को दिखाया गया है, दुर्गों को दिखाया गया है। जो बड़े बड़े दुर्ग राजपूत कालों में बनाए गए हैं, वो लगभग सभी राजपूत राजाओं ने अपने दुर्गों को बनाया है, तो उन दुर्गों को इसमें दिखाया गया है। और तत्कालीन जो चूँकि राजपूत हिंदू धर्म को मानने वाले थे, इसलिए कृष्ण की लीलाओं को इसमें बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। कई पेंटिंग्स ऐसी हैं जिनमें आम जनता को भी दिखाया गया, आम जनता के एक्टिविटीज़ को भी इन पेंटिंग में दिखाया गया है। ये दो तरह के चित्र होते थे, एक तो भित्ति चित्र जिन्हें म्यूरल पेंटिंग कहते थे, और ये बहुत बड़े होते थे। भित्ति चित्र जो होते थे ये बड़ी बड़ी
दीवारों में हुआ, लगभग कभी कभी पूरी पूरी दीवार जो है उसमें पेंटिंग कर दी जाती थी। इनको भित्ति चित्र या म्यूरल पेंटिंग कहते थे। और दूसरी होती थी चित्रमय कला या पिक्टोरल पेंटिंग। ये छोटे से पोर्ट्रेट होते थे, छोटे छोटे, कभी कभी एक व्यक्ति के, कभी कभी किसी एक पर्टिकुलर घटना को दिखाती हुई एक छोटा पोर्ट्रेट, एक छोटा चित्र। तो भित्ति चित्र और चित्रमय कला या छोटे चित्र। जो राजपूत शैली है, राजपूत शैली का मतलब है दुर्ग, कृष्ण की लीलाएं, नायिका भेद, देवी देवताओं की मूर्तियाँ और आम जनता की झांकी। तो जो राजपूत पेंटिंग थी ये भी बाद में छोटे छोटे कई भागों में विभक्त हुई। जैसे इसकी शाखाएं थी मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मेवाड़, अम्बेर, कोटा और बूंदी। मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मेवाड़, अम्बेर, कोटा और बूंदी। और राजपूत शैली के जो अपने स्थल थे वो थे उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और नाथद्वारा। ये यहाँ सिर्फ राजपूत पेंटिंग थी। राजपूत पेंटिंग की अपनी जो शाखाएं थी वो इन जगहों में भी मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मेवाड़, अम्बेर, कोटा और बूंदी। इन जगहों में धीरे धीरे राजपूत पेंटिंग जो थी उसकी अपनी विशेषताएं और इन जगहों की जो अपनी लोकल विशेषताएं थी। जैसे हिमाचल प्रदेश की अपनी जो चित्रकला की अपनी जो स्थानीय विशेषताएं थी उनको मिंगल अप किया गया राजपूत शैली के द्वारा और एक नई शैली का उदय हुआ। बूंदी, कोटा, यहाँ पर अपनी छोटी छोटी जो अपने वहाँ के आम जनता की जो झांकियाँ हैं उनको राजपूत शैली में दर्शाया गया है। और कभी कभी आम जनता की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आम जनता जो कार्य करती है उनको भी छोटी छोटी पेंटिंग्स में दर्शाया गया है। तो ये जो राजपूत कालीन जो चित्रकला हमें देखने को मिलती है वो वहाँ के दुर्गों के अंदर भी देखने को मिलती है। वहाँ के दुर्गों महलों के अंदर ये पेंटिंग देखने को मिलती है। ये या तो उन दीवारों में बनाई गई है या अलग अलग पोर्ट्रेट्स में बनाई गई है जो अलग अलग जगहों में जो इंडिपेंडेंट भी मिलती है या फिर उन महलों की दीवारों में चिपकी हुई मिलती है। लेकिन उनकी जो विशेषताएं हैं वो लगभग वही हैं जो कि या तो भित्ति चित्र में भी वही हैं या पिक्टोरल पेंटिंग में भी लगभग वही विशेषताएं हैं। तो ईरानी शैली हो गई और राजपूत शैली हो गई। राजपूत शैली भी कई भागों में डिवाइडेड हो गई जो कि आजकल छोटे छोटे अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के वहाँ की जो अपनी जो शैलियाँ हैं चित्रकला की उनके साथ मिल करके फिर एक अपनी चित्रकला को दर्शाती हैं। अब मुग़ल और राजपूत शैली का अंतर, खास अंतर, यदि हम कोई ऐसी पेंटिंग देख लें जिसमें मुग़ल और राजपूत दोनों ही कलाओं को दर्शाया गया है तो वो अंतर स्पष्ट नज़र आता है। इसको मैं अलग अलग बताना चाहूँगी। पहली बात थी, मुग़ल शैली राज दरबार की थी जबकि राजपूत शैली जनता की। मैंने बताया कि मुग़ल शैली के जितने भी हमें चित्र मिले हैं वो राज दरबार के हैं। उनमें या तो युद्धों को दर्शाया गया है या दुर्गों को दर्शाया गया है या राज दरबार के अदब कायदों को दर्शाया गया है। जबकि राजपूत शैली जो है वो जनता की शैली है। कृष्ण लीला, कृष्ण भक्ति और नायिका भेद और कृष्ण का जो रास लीला है, ये सारी चीज़ें और आम जनता की झांकियाँ, आम जनता जो डेली में जो कार्य करती है उन सबको इन चित्रों में दर्शाया गया। तो मुग़ल काल की जो चित्रकला है वो पूरी तरीके से दरबार की चित्रकला है जबकि राजपूतों की चित्रकला जो है वो आम जनता की चित्रकला है। मुग़ल शैली के विषय हैं राज उद्यान, राज परिवार, राज दरबार और युद्ध। राज उद्यान, राज परिवार, राज दरबार और युद्ध। मुग़ल शैली यदि हम मुग़लों का स्थापत्य देखते हैं तो प्रत्येक मुग़ल स्थापत्य के चारों तरफ एक गार्डन ज़रूर मिलता है जिसको चार बाग कहते हैं। चार बाग सिद्धांत पे बने हुए चार कोणों पे बने हुए गार्डन मिलते हैं। तो मुग़लों की जो पेंटिंग्स हैं उनमें उद्यान भी दिखाई पड़ते हैं। मुग़लों के जो उद्यान हैं तो मुग़लों के राज उद्यान, उनके राज दरबार, राज परिवार, परिवार से रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं वो,
उनके दरबार, उनके दरबारियों का चित्रण और युद्ध। मुगल जो हमें चित्रकला देखने को मिलती है वो मुगल दरबार, दरबारियों या परिवार या उनके उद्यानों या उनके महलों से रिलेटेड है बस। और जब राजपूत शैली है उसमें जनजीवन का चित्रण, आम जनजीवन का चित्रण, पानी भरती हुई महिलाएं, पानी ले जाती हुई महिलाएं, ठीक है, चिड़िया और कबूतर उड़ाते हुए पुरुष, इसके अतिरिक्त सर पे घास का गट्ठा ले जाती हुई महिलाएं और प्रकृति के दृश्य, इस तरीके के दृश्य हो गए। जनजीवन का चित्रण, प्रेम कथाएं, लोक कथाएं, धार्मिक रीति रिवाज। जनजीवन का चित्रण हो गया एक तो, आम जनजीवन का चित्रण, प्रेम कथाएं। प्रेम कथाओं में लोकल प्रेम कथाओं को भी दर्शाया गया है या कृष्ण की प्रेम कथा। लोक कथाएं, जो भी लोक कथाएं हैं, जैसे महाराणा प्रताप की देखो, जो वहाँ के रणबांकुरे हैं, राजपूतों के जो रणबांकुरे हैं, उनकी अलग अलग कथाओं को इन चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है। उन्होंने जो भी कार्य किए हैं, जो भी अपने शासकों को जिताने के लिए, अपने राजाओं को जिताने के लिए किस तरीके की कुर्बानियाँ दी हैं, यदि कई जगहों पे जौहर प्रथा को दर्शाया गया है। मतलब जो भी साहसपूर्ण कार्य लोगों के द्वारा अपने शासकों के लिए, क्योंकि राजपूत काल में तो ये बिल्कुल साफ था कि देशभक्ति को बहुत ज़्यादा देशभक्ति हुआ करती थी, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम हुआ करता था। तो इस तरीके की कहानियाँ, किस्से जो हैं वो भी चित्रकारी में देखने को मिलते हैं। प्रेम कथाएं, लोक कथाएं और धार्मिक रीति रिवाज। होली का उत्सव है, दिवाली का उत्सव है, इस तरीके के उत्सवों को, वसंत का उत्सव है, इन सभी उत्सवों को भी पेंटिंग्स के द्वारा राजपूत शैली में दर्शाया गया है। मुगल शैली देखें तो सिर्फ राज दरबार या दरबारियों से रिलेटेड या राजाओं से रिलेटेड, उनके उद्यानों से रिलेटेड, दुर्गों से रिलेटेड, युद्धों से रिलेटेड या फिर उनकी महिलाओं से रिलेटेड हमें चित्र देखने को मिलते हैं। लेकिन राजपूतों की यदि पेंटिंग देखें उसी समय में, तो आम जनजीवन के पेंटिंग्स, इसके अतिरिक्त कृष्ण की लीला या अन्य कोई प्रेम कथाएं, इसके अतिरिक्त कोई भी हिलेरियस टास्क, कोई भी ऐसी वीरतापूर्ण कोई कार्य कृत्य किए गए हैं या कोई इस तरीके के जौहर हैं, उनको दर्शाया गया है, या रीति रिवाज या उत्सवों को दर्शाया गया है, जैसे होली, दिवाली, आपके वसंतोत्सव, इनको दर्शाया गया। मुगल शैली का आधार ईरानी था, जबकि राजपूत शैली पूर्णतया भारतीय है। मैंने आपको ईरानी शैली बताया था, तो उसमें मद्यपान करती महिलाएं, दुर्गों के दृश्य दिखाए गए हैं, आडंबर है, अपने दरबार के अंदर की जो गतिविधियां उनको दर्शाया गया। और मुगलों में भी हमें वही लगभग देखने को मिलता है, दरबार के अंदर की जो गतिविधियां उनको दर्शाया गया है। तो जो मुगल पेंटिंग्स हैं उनमें ईरानी रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, जबकि राजपूत जो पेंटिंग है उसमें दरबार से ज़्यादा भारतीय संस्कृति या पूर्णतया वो भारतीय हैं। भारतीय धर्म, जिसमें कृष्ण का बहुत ज़्यादा महत्व है, प्रेम, प्रणय, आम जनजीवन, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के मेले त्योहार या उत्सव, ये सब राजपूत पेंटिंग में जो पूरी तरीके से भारतीय है वो दिखता है। फिर मुगल कला में यथार्थता, धार्मिकता, राजपूत में आध्यात्मिकता लिए हुए जो आदर्श है। मुगल कला में यथार्थता तो दिखती है, यथार्थता यानी कि पेंटिंग में जो भी चीज़ें हैं वो साफ साफ दिख रही हैं, यथार्थता दिख रही है। धार्मिकता भी दिखती है, कई बार धर्म का भी रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन राजपूत पीरियड में स्पिरिचुअलिटी देखने को मिलती है। जैसे आपका कई बार कृष्ण लीला को दिखाया गया है। कृष्ण को बूंदी के किले में जो कृष्ण की पेंटिंग्स बनी हुई हैं, कृष्ण लीला की भित्ति चित्र बने हैं बहुत बड़े बड़े, तो वहाँ पर कृष्ण को एक साथ कई गोपियों के साथ दिखाया गया है। तो वहाँ पर भारत का एक रहस्यवाद भी आता है, कि कृष्ण एक साथ इतनी गोपियों के साथ, ये एक कृष्ण का एक तरीके से उतनों का जो मोक्ष दिया कृष्ण ने,
एक जगह पे होकर के कई जगहों पे उनका एक दैवत्व, उनका एक दैवीय स्वरूप जो है वो निकल करके आता है। तो स्पिरिचुअल एक आध्यात्म का रूप पेंटिंग्स में नज़र आता है। राजपूतों की पेंटिंग में वो अपनी बात को कहते कहते आध्यात्म की तरफ भी जाते हैं। मुगल पेंटिंग में यथार्थता तो है ही है, कहीं कहीं पर धार्मिकता भी है, और यहाँ पर धार्मिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता है और साथ में आदर्शवादिता भी है। आदर्श को भी दर्शाया गया है राजपूत पेंटिंग्स में। राजपूत कला का चित्रण प्रत्येक युग का विषय है। मुगल चित्रकला तत्कालीन वातावरण से संबंधित है। ये बहुत बड़ी बात है। राजपूत कला जो है वो किसी भी काल में हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये आज की ही चित्रकला है। यदि हमने कृष्ण की लीलाओं को देखा आज के समय में तो लगता है ये तो आज भी इतनी ही रेलेवेंट है। यदि हमने कोई दरबार का चित्र देखा तो वो आज के समय में रेलेवेंट नहीं है। हम कृष्ण की पूजा आज भी करते हैं। हम जो राजपूताने का जो आम जनजीवन है वो लगभग तब भी जैसा था वो आज भी लगभग वैसा ही होगा। तो वो हमें आज के समय में उतना ही रेलेवेंट प्रतीत होता है। जबकि हम मुगल चित्रकला को देखते हैं तो उसमें दरबारों का जीवन, उनका जो आडंबर है, उनका जो युद्धों के वर्णन है, वो युद्ध टेक्निक बिल्कुल चेंज हो गई आज के समय में। तो वो हमें सिर्फ उसी काल में ले जाता है। हम उस काल में पहुंच जाते हैं, मध्यकाल में पहुंच जाते हैं, मुगल काल में पहुंच जाते हैं। हम इस समय नहीं आते हैं उस पेंटिंग को देख करके। जबकि हम राजपूतों की पेंटिंग को देखेंगे तो लगता है कि हाँ आज भी ये रेलेवेंट है। आज भी कृष्ण की पूजा हो रही। कृष्ण आज गोपियों के साथ यदि हैं, यदि कृष्ण रास लीला कर रहे हैं या कृष्ण के कई रूप दिखाए गए हैं, या इसके अतिरिक्त सर पे घास लेती हुई महिलाएं जा रही हैं, कबूतर उड़ाते हुए कोई लोग दिख रहे हैं, आम जनजीवन की पानी भरती हुई महिलाएं जा रही, तो ये हमें आज की यथार्थता को दिखाती है। तो राजपूत शैली में आज के युग की झांकी है, जबकि मुगल शैली जो है वो हमें सिर्फ मुगल पीरियड या उस एक पर्टिकुलर एज को दिखाती है, उस एज की झांकी है। और राजपूत शैली जो है वो हर युग में रेलेवेंट है, या हर युग में सार्थक होती है। मुगल चित्र छोटे हैं, राजपूत भित्ति चित्र हैं जो विशाल हैं। मुगलों के चित्र, मुगल काल में जो चित्र बने हैं वो छोटे पोर्ट्रेट पेंटिंग्स हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो पिक्टोरियल पेंटिंग है उनमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का पोर्ट्रेट बना है। उसमें छोटे वाले जो चित्रकारी है उसमें भी कई घटनाओं को एक साथ दर्शा दिया गया है। कई बार तो जो इलस्ट्रेशन पेंटिंग है, जो किताबों के साथ जो पेंटिंग्स बनी है, उसमें छोटी सी पेंटिंग में भी बहुत ढेर सारी घटनाओं को एक साथ दिखाया गया है, जैसे अकबरनामा और आईने अकबरी की जो इलस्ट्रेटेड पेंटिंग्स हैं। लेकिन हैं वो छोटी, बड़ी नहीं है। जबकि हम राजपूतों के भित्ति चित्र देखते हैं जो कि पूरी दीवारों पर बने हुए हैं, या दीवारों पर नहीं भी बने हैं, यदि वो किसी कपड़े में बने हैं या किसी गत्ते में बने हैं तो भी वो बहुत विशाल हैं। यानी कि एक घटना को बहुत बड़े तरीके से दिखाया गया है। उसी को यदि हम छोटा करें तो वो एक छोटे से पोर्ट्रेट पेंटिंग में भी आ जाएगी, लेकिन नहीं, उसकी हर बारीकी को बहुत विशाल करके दिखाया गया है। इसलिए वो बहुत बड़ी या भित्ति चित्र हैं, बहुत बड़े हैं, और मुगलों के जो चित्र हैं वो छोटे हैं। लेकिन जो भी है, मुगल और राजपूतों की चित्रकला की विशेषताएं अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। मुगल जो है वो पूरी तरीके से दरबारी हैं। यदि जहांगीर और अकबर के काल को छोड़ दिया जाए तो फिर वो काफ़ी आडंबरपूर्ण भी हैं। उनमें उस समय की तड़क भड़क को दर्शाया भी गया है, और आध्यात्मिकता बहुत कम है। कहीं कहीं पर आध्यात्मिकता तो नहीं, यथार्थता कहीं कहीं पर नज़र आती है। आध्यात्मिकता तो लगभग नहीं के बराबर है। और शायद इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि कृष्ण लीला को यदि दर्शाया गया है राजपूताना पेंटिंग में, तो क्योंकि राजपूत या हिंदुस्तानियों को परहेज़ नहीं है कि कृष्ण को दर्शाया जाए, जबकि कुरान में या इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि उनके स्थापत्य में भी कहीं पर देवी देवताओं की मूर्ति को हम दर्शाते, लेकिन कुरान के हिसाब से मनुष्य को या पशु पक्षियों को भी नहीं दर्शाया जाना है स्थापत्य में, तो ऐसे ही पेंटिंग में भी नहीं दर्शाया जाना है।
तो ठीक है, इट्स ओके कि कृष्ण भगवान की लीलाओं को दर्शाया गया है क्योंकि वो एक्सेप्टेबल है हिंदुज़म में या राजपूतों के द्वारा, तो ये एक अलग बात है। लेकिन कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं पर मुग़ल चित्रकला ने राजपूत चित्रकला को और राजपूत चित्रकला ने मुग़ल चित्रकला को प्रभावित किया था। हालांकि प्रारंभिक समय में मुग़ल चित्रकला जो थी वो मध्य एशियन चित्रकला, बेहज़ाद चित्रकला से प्रभावित थी और ईरानी चित्रकला से प्रभावित थी। जब 17वीं शताब्दी में ईरानी चित्रकला धीरे धीरे यहाँ से डिसअपीयर हो गई, चली गई, ख़त्म हो गई, तो फिर यहाँ पर जो भी मुग़ल चित्रकला है उस पर प्रभाव आया राजपूत चित्रकला का। और ये प्रभाव हमें देखने को मिलता है अकबर के काल से आगे, क्योंकि अकबर के काल में समन्वय शुरू हो गया था, एक मिश्रित शैली शुरू हो गई थी। उसने जानबूझ करके हिंदुस्तानी जो कॉन्सेप्ट थे, हिंदुस्तानी जो तथ्य थे, जो विशेषताएं थी, उनको अपनी चित्रकला में समन्वय करने की कोशिश करी थी और ये धीरे धीरे आगे को बढ़ता चला गया। तो हिंदुस्तानी चित्रकला जिसको हम कहते हैं उसमें मुग़ल चित्रकला और राजपूत चित्रकला का समन्वय था। इस प्रकार से यदि मुग़ल चित्रकला की बात करते हैं तो बाबर के समय से ही ये चित्रकला शुरू हो जाती है और बड़े मन से बाबर अपने साथ इस चित्रकला को भारत में लेकर के आया, बेहज़ाद चित्रकला को, और फिर हुमायूं ने भी इसे आगे बढ़ाया और अकबर ने फिर राजपूतों के साथ राजपूत चित्रकला के साथ इसका समन्वय करके इसको आगे बढ़ाया और अपने शैशवावस्था में जहांगीर ने इस समन्वय को बहुत जिज्ञासु तरीके से देखा और सीखा और तभी से वो इस बारीकी को सीखने लगा और उसने अपनी चित्रकला में इसको और आगे बढ़ाया। और उसका जो काल था वो हिंदुस्तानी चित्रकला का गोल्डन पीरियड था और उस समय बहुत ही उम्दा चित्रकारी का निर्माण हुआ था और बहुत सजीव गंभीर चित्रकला का उस समय विकास हुआ था। और फिर शाहजहाँ के समय में आते आते चित्रकारी जो है वो थोड़ा सा तड़क भड़क उस काल के समृद्धि को रिफ्लेक्ट करती हुई दिखती है, लेकिन फिर भी चित्रकारी दिखती है, चित्रकला दिखाई पड़ती है शाहजहाँ के समय में, जो औरंगजेब के समय से फिर हमें नहीं दिखाई देती, या और औरंगजेब के समय से फिर हमें राजपूताना चित्रकला। हालांकि ये बात नहीं है कि अकबर के समय से राजपूत चित्रकला नहीं है, वो अपनी जगहों में राजपूत चित्रकला चल रही है, लेकिन फिर जिस समय से औरंगजेब के समय से मुग़लों की चित्रकला बिल्कुल नहीं दिखाई देती, तो उस समय राजपूती चित्रकला पूरी तरीके से बाहर दिखाई देती है। और फिर ना सिर्फ राजपूताने के इलाके में बल्कि धीरे धीरे ये इसकी शाखाएं जो हैं वो अन्य क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश में और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में और इन छोटे छोटे क्षेत्रों में जा कर के ये राजपूत शैली वहाँ की रीजनल जो चित्रकारी है उससे मिल करके अपनी एक शैली बनाती है। तो इस प्रकार से मुग़ल काल में चित्रकला का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ और एक समृद्ध चित्रकला हमें देखने को मिलती है जो ईरानी और राजपूत शैलियों का मिक्सचर था, जिसको कुल मिलाकर के हम हिंदुस्तानी चित्रकला या हिंदुस्तानी चित्रकारी कह सकते हैं। धन्यवाद।